So, good evening, students. Shall we start? Good evening, everyone. Good evening, Bhavika. Huh? Okay, students. So let us start. Uh, Last lecture. Can you see the screen, student? Yes. Screen दिख रहा है सभी को? Yes. So, student, just I revise for 5 minutes. Was very simple discussion. In fact, uh, contracts which need not be performed. Contracts which need not be performed. Okay. When I use the word contracts which need not be performed, that means contracts where the perform, you can say, uh, why the contracts are not going to be performed, because इस नॉन परफॉर्मेंस के पीछे रीजन क्या है? कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज. Both the parties with consent have made agreement, and now both the parties with consent are cancelling the agreement, contract, mutual agreement. ओके, सो यहाँ पे एक वर्ड हमने कल यूज किया था, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. दैट मीन्स द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट दे डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बना था एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं. ये मेन थीम था, बराबर है. एंड इसको पढ़ने के लिए सेक्शन 62 से 67 कवर करना है. तो बच्चों, इसको पढ़ाने के लिए हमने 4 अलग अलग प्रिंसिपल्स पढ़े. आई होप याद है सबको. प्रिंसिपल ऑफ नोवेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिसीशन, प्रिंसिपल ऑफ अल्टरेशन, एंड चौथा क्या था? व्हाट वाज द फोर्थ वन? फोर्थ वन वाज प्रिंसिपल ऑफ रेमिशन. रेमिटेंस नहीं, रेमिशन. प्रियांशु ने स्पेलिंग करेक्ट लिखा है, पिज़ा ने लिखा है करेक्ट, पार्थ ने लिखा है, उत्कर्षा ने लिखा है. भाविका रेमिशन स्पेलिंग समझ लो. अभिशंकर रेमिटेंस नहीं, मीनिंग चेंज हो जाएगा. रेमिशन स्पेलिंग मिस्टेक है. यू हैव टू यूज करेक्ट स्पेलिंग while writing subjective answers. CA स्टूडेंट. ओके. तो बच्चों, हमने प्रिंसिपल ऑफ नोवेशन में क्या पढ़ा था? अंडर प्रिंसिपल ऑफ नोवेशन, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट they cancel the contract, old contract, and in place of old contract they make new contract. So you can say substitution of old contract with new contract. That is nothing but novation. पुराना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के उसकी जगह नया बनाना. बच्चों, हमने कल पढ़ा भी, नोवेशन कैन टेक प्लेस आइदर बिटवीन सेम पार्टीज और इट कैन टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट पार्टीज ऑल्सो. सबसे बड़ी बात यह है और बच्चों की प्रिंसिपल ऑफ नोवेशन में जरूरी नहीं कि नया कॉन्ट्रैक्ट सेम पार्टीज में हो. नया कॉन्ट्रैक्ट के लिए द पार्टी में चेंज. याद है ना सबको? ओके बच्चों, whenever novation take place, come on, give the answer. Whenever novation takes place, the old contract gets what? Whenever novation takes place, the old contract gets discharged. Okay, that means that need not be performed now, क्योंकि उसके जगह हमने नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया. पहले कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट नल एंड वॉइड हो जाता है, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, महत्व नहीं रहता. As good as cancelled. Okay. Next principle what we discussed was the principle of rescission.
Rescission means to rescind. Rescind means to cancel. बच्चों पार्टीज क्या करते हैं विथ म्यूचुअल एग्रीमेंट या विथ म्यूचुअल कंसर्न? व्हाट द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट डू विथ म्यूचुअल कंसर्न? दे कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट. उनके बीच में किया गया कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर देते हैं. एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस. एंड उसकी जगह कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता. पुराना जो भी कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में बना था वो कैंसल हो गया एंड उसकी जगह कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना. तो बच्चों पुराना कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज. क्यों डिस्चार्ज? बिकॉज पार्टी चाहती थी, दोनों पार्टी चाहती थी कि उनके बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए. तो उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट बना के ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया. उनके म्यूचुअल कंसर्न से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया. तो प्रिंसिपल ऑफ रिसिशन हैज टेकन प्लेस. देन वी डिस्कस्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑल्टरेशन. But in principle of alteration, the whole contract do not change. Only some terms and conditions, or you can say some clause, is added or deleted. Otherwise, the whole contract remains same. And the very important aspect of alteration is that it takes place only between same parties. Am I right? Alteration से पहले जो parties थी and alteration के बाद जो parties आएंगी, they have to remain same. Change नहीं कर सकते. Is that clear? Okay. So बच्चों that is the principle of alteration. And finally we discussed the principle of remission. Principle of remission में क्या होता है? promisee partial remission भी कर सकता है, complete remission भी कर सकता है. I have given the example yesterday. 5,000 आने हैं but I satisfied with 3,000. मैंने राहुल सर से 5,000 लेने थे लेकिन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हुआ 3,000 में. So what about 2,000? Can I file suit on Rahul sir for that 2,000? The answer is no, because ये हमारा full and final settlement था. That means हमारे बीच का contract is discharged with partial remission. Sometimes it can be complete remission also. पूरा का पूरा पैसा मैंने वे ऑफ कर दिया, बोल दिया छोड़ जाने दो, नहीं चाहिए. बराबर है? Don't worry, I don't want any money from you. That means मैंने राहुल सर को डिस्चार्ज कर दिया from paying money. So this is a classical example of remission. Partial remission, complete remission, या जिसको हम कहते हैं कि wholly remit, partly remit. Okay, and बच्चों the one another example was given to justify this remission word. What was that example? कि अगर मुझे 5,000 रुपए आपसे आने हैं, if you are not ready to give me 5,000 rupees, so in place of 5,000 I may accept anything else. कोई और सामान लेकर बच्चों मैं सेटिस्फाई हो सकता हूँ. बराबर है? तो बच्चों मान लो मैंने 5,000 के बदले मैंने कहा कि आपकी बाइसिकल दे दो मुझे जो सही लगा, जो फिट लगा आपसे लेने के लिए एज अ कंसिडरेशन मैंने ले लिया. एंड जब मैंने आपकी साइकिल ले ली तो ऑटोमेटिकली यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो? तो बच्चे थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, चलेगा ना? क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल पढ़ाया डिटेल में बच्चों. ओके, जस्ट एक 2 मिनट रिवीजन माइंड में आ जाए, घूम जाए. अदरवाइज बच्चों जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड किया है वो लोग ना तो बोल ही नहीं सकते हैं. काफी वक्त लेके हमने इससे डिस्कस किया था. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. गारंटीड मार्क्स मिलेगा यहाँ से, आप लिख के ले लो, गारंटीड मार्क्स मिलेगा बच्चों. ओके, चलो आगे. कोई डाउट तो नहीं है बच्चों यहाँ तक कल के लेक्चर तक? तो मैं अभी आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करता हूँ. बच्चों अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आई थिंक आई एम सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 64. ओके, सेक्शन 64, 62, 63 हो गया. हमने 4 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए. बच्चों रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट.
Restoration of benefit under voidable contract. Do you understand voidable contract? बच्चों voidable contract पढ़ने से क्या याद आया आपको? शॉर्टकट में लिखो, शॉर्टकट में. When the contract becomes voidable, revision point. When the contract becomes voidable, when the contract is caused by, yes, when the consent is not free. Very good. क्या बात है? When the consent is not free. Now my next question is, when the consent is not free, when the consent is not free. Very good. You are going step by step. When the consent is not free, when it is caused by, when an agreement is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. Very good. Abhishankar, very good. Coercion, fraud, misrepresentation. याद आया बच्चों? undue influence. In that case, contract becomes voidable. बच्चों अभी मैं आपको और एक याद दिला दो, रिवीजन है. Have I discussed the term principle of restitution? अभी मेरे लेक्चर में ये वर्ड आया था, प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन. रेस्टिट्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन. यस नो टाइपिंग. सर ये आपने बोला था अभिशंकर. यस, मैंने कुछ तो बोला था बच्चों, बात सही है. मैंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन आगे पढ़ने को आएगा, बट मैंने आइडिया दी हुई है. एनीवन कैन एक्सप्लेन दैट, आई विल बी मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन ऑन दिस प्लैनेट. मुझे पता चल जाएगा कि आप बहुत बारीकी से पढ़ रहे हो नोट्स. रिकवरी ऑफ गेन्स. ओह, yes Lance, you are right. Thank you very much. बच्चों समवेयर अराउंड जब हम किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, मान लीजिए, एंड बच्चों ये एग्रीमेंट वॉइडेबल था सामने वाले के लिए, ओके, एंड उसने वॉइडेबल होने की वजह से आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बेनिफिट मिला है वो बेनिफिट वापस रिस्टोर बैक करना चाहिए कि नहीं? याद करो मेरा वो एग्जाम्पल. बच्चों मैंने आपको डराया, धमकाया, कोवर्शन का इस्तेमाल करके आपसे जमीन खरीदी, आपसे मैंने जमीन खरीदी, एग्रीमेंट हुआ हमारा, मैंने डराया धमकाया आपको, एंड आपसे जमीन खरीद ली 10 लाख रुपए में. अब बच्चों क्योंकि मैंने कोवर्शन का इस्तेमाल किया, आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था कि नहीं? यस नो में लिखो. वॉइडेबल था कि नहीं बच्चों? तो आपने क्या किया, मेरा जाके कंप्लेंट कर दिया पुलिस स्टेशन में, गिरीश ने मुझे डराया धमकाया, मेरे से एग्रीमेंट करा लिया जमीन का. तो बच्चों जैसे ही आपने केस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया. तो मुझे आपकी जमीन वापस देनी पड़ेगी कि नहीं? तो आपकी ली हुई जमीन मुझे वापस देनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी. तो मुझे ये बताओ, मेरे 10 लाख का क्या? मैंने भी तो 10 लाख रुपए दिए है कि नहीं आपको जमीन खरीदते समय? दिया कि नहीं? तो वो वापस आपको करना पड़ेगा, मुझे वापस देना पड़ेगा. यू हैव टू रिटर्न बैक. क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था एंड आपने आगे चल के वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ लो कैंसिल कर दिया, तो आपके पास मिला हुआ बेनिफिट आप रख नहीं सकते, आपको बेनिफिट वापस रिटर्न बैक करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन, टू रिस्टोर बैक whatever benefits you have received under voidable contract, and that is what I am trying to explain here. Section 64. Section 64 बच्चों यही है. Are you getting this? कि किसी भी voidable contract के अंडर अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है,
तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल होने के बाद it is your duty to repay that benefit back or to repay that amount again or refund it. That okay? अच्छा, आपको आप जब आपकी जमीन आपको मिल गई तो 10 लाख रखने का कोई मतलब निकलता है क्या? आपको रिटर्न करना पड़ेगा वो 10 लाख रुपया। सामने वाले ने गलती की, वो मान्य किया, लेकिन आप भी तो 10 लाख नहीं रख सकते ना, वो आपको वापस देना पड़ेगा बच्चों। तो इसको आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल ने क्या लिखा है देखो, सेक्शन 64 हेडिंग पढ़ो, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट को वापस देना, रिस्टोर बैक करना, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 64। बच्चों अगर आप नोट्स है सामने, फिजिकल फॉर्म में बुक है, तो आप साइड में लिख के रखो प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन, साइड में लिख के रखो। जरा स्पेलिंग लिखो ना, रेस्टिट्यूशन का क्या लिख रहे हैं स्पेलिंग? प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन, RESTI, यस। अभिशंकर ने एकदम करेक्ट लिखा है, रेस्टिट्यूशन। पिज़ा ने लिखा है, चेतना ने लिखा है, वेरी गुड स्टूडेंट। प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन, आप समझ रहे हो, हम लोग 4 प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पढ़ के आए कि नहीं बच्चों? हमने नोवेशन पढ़ा, रेमिशन पढ़ा, अल्टरेशन पढ़ा, रिसीशन पढ़ा, रेस्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। So this is section 64. I think concept is absolutely clear. Let me read the concept what is written there. मैं read कर रहा हूँ बच्चों, जरा notes पे ध्यान दो। The law on this subject is when person at whose option contract is voidable resigns it. जिस व्यक्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करता है, रिसाइड मतलब कैंसल, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है कि नहीं कैंसल होने के बाद? The other party thereto need not perform any promise therein contained in which he is the promiser. The party rescinding voidable contract shall, if he has received any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit so far as may be to the person from whom it was received. Shall I assume you have understood section 64? Yes, no में टाइप करो जल्दी। अभी जो रीड किया 4 लाइन क्लियर है सबको? ओके बच्चों, लेकिन एनालिसिस सेक्शन 64 का क्या कहता है देखो। विथ वन एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अभिशंकर कोई डाउट है? अभिशंकर? ओके चलो, एनालिसिस सेक्शन 64 का क्या लिखा देखो। सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड at the option of the party who is empowered to do so. बच्चों, you know, whenever contract is voidable, the aggrieved party has right to either make it or terminate it. Okay, if he has received any benefit under the contract, he must restore such benefit to the person. Restore मतलब give back, वापस दे देना। Restore such benefit to the person from whom he has received. And now बच्चों, you concentrate on the example given. एग्जाम्पल में क्या लिखा है देखो जरा। एन इंश्योरेंस कंपनी में रिसाइंड पॉलिसी, रिसाइंड मतलब कैंसल, बराबर है बच्चों। आपको मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? आपको मैंने बीच में भी पूछा था, बहुत बच्चों ने आंसर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? utmost good faith. That means it is a duty of the person to disclose all the material fact to the insurance company
है कि नहीं। इंश्योरेंस निकालते समय उसने हर बात अपनी सही सही इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को देनी है। अगर उसने सही सही इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को नहीं दी, बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चला इस झूठ के बारे में, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस कैंसल कर सकता है कि नहीं, ये बोलते हुए कि आपने हमको फंसाया, प्रॉपर जानकारी नहीं दी। तो बच्चों पढ़ाई के लिए इंश्योरेंस, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। तो बच्चे इंश्योरेंस कंपनी हैज द राइट टू कैंसल योर इंश्योरेंस पॉलिसी, आपका क्लेम देने से मना कर सकता है। चलो मान लो आपने करेक्ट जानकारी नहीं दी, 5 साल बाद इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि आपने अटमोस्ट गुड फेथ ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया एंड आपने उनको गलत गलत जानकारी दी, तो आपका इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कर देगा? टाइप करो, क्या कर सकता है वो? इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कर सकता है उसको जब पता चलता है कि आपने गलत जानकारी दी थी? रिसाइन कर सकता है कि नहीं, कैंसल कर सकता है कि नहीं? बट बच्चों मेरा प्रश्न ये है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी कैंसल करती है पॉलिसी, तो उन्होंने भी 5 साल से अपना प्रीमियम लिया है कि नहीं? चलो तुमने 5 साल में कैंसल कर दिया, लेकिन तुमने भी तो प्रीमियम लिया है कि नहीं हमसे 5 साल? तो क्या प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी रख लेगी क्या? क्या इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम रखने का हक है? नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है कि आपने कैंसल कर दिया, तो यू हैव नो राइट टू कीप माई प्रीमियम। आप मेरा प्रीमियम वापस दे दो, तुम्हारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है वो माइनस करके आप मेरा प्रीमियम वापस दे दो। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब आपने कैंसल कर दिया तो आपको भी बेनिफिट रखने का कोई हक नहीं है। अच्छा, आर यू गेटिंग माई एग्जाम्पल? आर यू गेटिंग माई एग्जाम्पल? तो बच्चों वही एग्जाम्पल दिया है, देखो 3 लाइन में, जरा पढ़ो, समझ में आ रहा है कि नहीं? एन इंश्योरेंस कंपनी में रिसाइन a policy on the ground that material fact has not been disclosed. एन इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी कैंसल कर सकती है ग्राउंड पर कि आपने उनको सही सही जानकारी नहीं दी। व्हेन इट डज सो, अगर उन्होंने ऐसा किया, अगर उन्होंने ऐसी पॉलिसी को कैंसल कर दिया, द प्रीमियम कलेक्टेड बाय इट इन द रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी reduced by the amount of expenses incurred by it in this connection must be repaid to the policy holder. बच्चा, आर यू गेटिंग दिस एग्जाम्पल? पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम जो उनको मिला है वो वापस करना पड़ेगा आफ्टर डिडक्टिंग सर्टन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होंगे उसे माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ेगी पॉलिसी होल्डर को। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? If you have understood this with the help of example, that means section 64 is clear to you. 64 is clear. And बच्चों 64 से ही मिलता जुलता एक और आपको पढ़ेंगे, that is section 65. बस फर्क ये है कि ऊपर voidable contract resigned होता है एंड यहाँ पर contract is already void.
और डिस्कवर टू बी वॉइड और बिकम सब्सिक्वेंटली वॉइड। याद आया बच्चों? दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। बच्चों मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैंने आपसे सामान खरीदने का एग्रीमेंट किया। आई एम अ बायर, यू आर अ सेलर, एंड यू एग्रीड टू डिलीवर द गुड्स इन द नेक्स्ट मंथ। मैंने आपको 50,000 रुपये एडवांस दे दिया। एडवांस समझते हैं ना? अगेंस्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स मैंने एडवांस दे दिया। अब बच्चों इन बिटवीन हमारे बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया। क्यों? तो लॉ चेंज हो गया। हम जिस प्रोडक्ट को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट को बैंड कर दिया। शुरुआत में हमारा कॉन्ट्रैक्ट सही था कि नहीं? लेकिन आगे ही चल के वॉइड हो गया। जब बच्चों वॉइड हो गया तो वो एनफोर्स नहीं होगा अभी। आई कांट फोर्स यू टू डिलीवर द गुड्स, यू कांट फोर्स मी टू मेक द बैलेंस पेमेंट। अब इस सिनारियो में बताओ, मैंने 50,000 का एडवांस दिया था कि नहीं आपको? वो क्या आप रख लेंगे कि वापस देना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा। दैट इज सेक्शन 65, दैट्स ऑल। क्यों क्यों सेक्शन 65 आया? क्योंकि ये क्लियर कट कह रहे हैं कि अगर दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड आगे चल के ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी सूरत में वॉइड हो जाता है तो आइदर पार्टी को मिला हुआ बेनिफिट उसने रिस्टोर बैक कर देना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेक्शन 64 वॉइडेबल वर्ड पे ज्यादा जोर देता है एंड सेक्शन 65 वॉइड वर्ड पे ज्यादा जोर देता है, बट कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दोनों सेक्शन का कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। इज दैट ओके स्टूडेंट? कॉन्सेप्ट सेम है। लेट मी रीड सेक्शन 65। आई थिंक ये भी क्लियर है, आप लोगों को हो जाना चाहिए क्लियर। क्या लिखा है देखो, पहले तो फोर्थ हेडिंग लिखो, पढ़ो क्या लिखा है। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। Obligation of person who has received advantage under void agreement or contract that becomes void। यानी चाहे बच्चों void ab initio वाला कॉन्ट्रैक्ट हो या बच्चों सब्सिक्वेंट void वाला कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी भी void एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में if any person has received advantage, it is his duty to restore back that advantage to the person from whom he has received। okay, बच्चों वर्डिंग्स क्या कहती हैं देखो। व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट और एडवांटेज अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट is bound to restore it। What do you mean by restore it? Bound to restore it। रिस्टोर करना मतलब, रिस्टोर करना मतलब तो गिव बैक। अगर मुझे एडवांटेज मिला है तो आई मस्ट रिस्टोर इट बैक, मुझे वापस दे देना चाहिए। लेकिन ये आपसे मिला हुआ फायदा, मुझे अगर मिला है आपको, आपसे कोई एडवांटेज, तो वो मैंने वापस दे देना चाहिए आपको। क्यों? तो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ओके, सिंपल एकदम। और टू मेक कॉम्पनसेशन फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही हैज रिसीव्ड। जो भी एडवांटेज मिला है वापस कर दो, या जो मिला था अगर वो वापस नहीं कर सकते तो उतने लेवल का उसको कॉम्पनसेशन दे दो, है कि नहीं? उतने लेवल से उसको कॉम्पनसेशन दे दो, बट आपको रिस्टोर बैक करना पड़ेगा। चलो एनालिसिस सेक्शन 65 का क्या है देखो। फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 65 या फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन, इट इज क्लियर that in such case either the advantage received must be restored back or compensation sufficient to put the position prior to the contract should be paid। या तो आपको मिला हुआ पैसा वापस कर दो
मिला हुआ बेनिफिट वापस करो, या अगर वो मिला हुआ बेनिफिट वापस नहीं कर सकते तो उतने लेवल का आप सामने वाले को कॉम्पनसेशन देकर मैटर खत्म करो। इज दैट ओके? बट आपको देना तो पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या लिखा है देखो, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। ओके, क्या लिखा है? A pays B ₹1 lakh in consideration of B's promising to marry C, A's daughter। अगर B C के साथ शादी करेगा तो C के जो फादर हैं A, he will pay 1 lakh rupees to B। केस समझ में आया? कौन किसको पैसा देगा पहले टाइप करो। कौन किसको पैसा देने वाला है? A to B। रीजन क्या पैसा देने का? B को शादी करनी पड़ेगी A के बेटी से, जिसका नाम क्या है बोलो? C। सही है, शादी करनी पड़ेगी। अब बच्चों अगर शादी नहीं हुई तो, शादी किसी कारण नहीं हो पाई तो बी को मिला हुआ 1 लाख रुपया ए को वापस देना पड़ेगा कि नहीं? यस। बच्चा भी मैं पढ़ता हूँ। ए पेज बी, ए ने पे कर दिया है 1 लाख, प्रॉमिस नहीं किया है, पे कर दिया है। इन कंसिडरेशन ऑफ बी इज प्रॉमिसिंग टू मैरी सी, एज डॉटर। तो बच्चों यहाँ तक तो फिर ठीक था, लेकिन हुआ क्या देखो, सी इज डेड एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस। जैसे बच्चों ये प्रॉमिस किया, सी की डेथ हो गई। अभी शादी पॉसिबल है क्या? यानी अब ये शादी, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया कि नहीं बाय द डेथ ऑफ सी? तो आप बताओ, बी को मिला हुआ 1 लाख रुपया बी को वापस करना चाहिए कि नहीं? ए को? हाँ बच्चों वही है देखो, द एग्रीमेंट इज वॉइड बट बी मस्ट रिपे ₹1 lakh। मुझे लग रहा है ये भी क्लियर है। सेक्शन 64 वॉइडेबल वर्ड पर ज्यादा जोर दे रहा था, सेक्शन 65 वॉइड हो जाने के बाद रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होगा। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल जरा पढ़ो, क्या लिखा है? इन केस ऑफ प्लेंटिफ, बराबर है, प्लेंटिफ यानी केस करने वाला, याद है ना आपको? एंड डिफेंडेंट मतलब जिसके ऊपर केस किया जा रहा है, जो केस को डिफेंड कर रहा है। द प्लेंटिफ हायर्ड अ गोडाउन फ्रॉम द डिफेंडेंट फॉर 12 months एंड पेड द होल ऑफ द रेंट इन एडवांस। कितने महीने के लिए गोडाउन रेंट पे लिया? 12 महीने के लिए, एंड पूरे 12 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया। किसने पे किया? प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को। अब बच्चों आगे देखो, आफ्टर अबाउट 7 months, 7 महीना हो जाने के बाद गोडाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जो गोडाउन रेंट पे लिया गया था दैट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ प्लेंटिफ। बच्चों गोडाउन डिस्ट्रॉय हो गया, प्लेंटिफ के फॉल्ट से नहीं, ना ही प्लेंटिफ के नेग्लिजेंस से, कोई और कारण से वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब बच्चों 7 महीने में डिस्ट्रॉय हो गया तो रिमेनिंग 5 महीने का रेंट जो एडवांस दिया गया है, क्या प्लेंटिफ उसे वापस ले सकता है? क्वेश्चन इज अबाउट 5 months रेंट। कैन ही रिकवर दैट मनी फ्रॉम डिफेंडेंट? यस, बिकॉज पूरा गोडाउन डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया तो नाउ इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब वो 5 महीने बिजनेस करेगा कहाँ? यानी ये आग कोई प्लेंटिफ के नेग्लिजेंस से नहीं लगी है। तो बच्चों आपको लगता नहीं यहाँ पर लैंडलॉर्ड ने
रिमेनिंग 5 मंथ्स का रेंट वापस कर देना चाहिए, टेनेंट को वापस कर देना चाहिए, बिकॉज नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आया? सेकंड पैराग्राफ सभी को? लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हेंस द प्लेंटिफ was entitled to recover the rent for the unexpired term of the contract. Come on, type for what was the unexpired term of the contract? What was unexpired term of the contract? Five months. Okay, I think example 1, example 2 both are clear to each and everyone. I want response from you. Okay. Okay. Now बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल समझाने के लिए बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ and you have to give me answer. Don't read what is given there. बच्चों एग्जाम्पल ले लो, ऐसे एग्जाम्पल कि आपके पास जमीन है, लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड है, एंड यू आर इंटरेस्टेड टू सेल दैट, तो यू गिव मी ऑफर। आपने मुझे लैंड बेचने का ऑफर दिया, मैंने पूछा कितने में, आपने कहा 10 लाख रुपए में, 10 lakhs। मैंने कहा ओके एक्सेप्टेड। आपने कहा पैसा दे दो, मैंने कहा ठीक है पैसा अरेंजमेंट करने दो 1 महीना, बट मैं लेने को तैयार हूँ। तो आपने कहा कुछ टोकन मनी दे दो, याद है आप बच्चों? टोकन मनी, टोकन मनी याद है, पढ़ाया था कुछ? तो बच्चों मैंने आपको टोकन मनी दे दिया, ऑनेस्ट मनी, वेरी गुड, ऑनेस्ट डिपॉजिट। क्या बात है, ऑनेस्ट डिपॉजिट, टोकन मनी। मैंने कहा कितना टोकन मनी चाहिए, तो आपने कहा 1 लाख टोकन मनी दे दो, एंड बाकी 9 लाख एग्रीमेंट करते समय तुम मुझे दे देना। बच्चों डन हो गया। अब क्वेश्चन है कि 1 महीने में मुझे 9 लाख रुपए तैयार करके आपको देना है, एंड एग्रीमेंट मेरे नाम पे करना है जमीन का। इतना सिंपल है ये। बट 1 महीने तक बच्चों पैसे की अरेंजमेंट नहीं हुई मेरी, एंड आई डिसाइडेड टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको क्या कहा, मुझे जमीन नहीं खरीदनी है, मेरा पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। नाउ यू टेल मी, आपको दिया हुआ ऑनेस्ट डिपॉजिट 1 लाख, कैन आई रिकवर बैक? कैन आई रिकवर बैक? अरे कॉन्ट्रैक्ट तो होगा नहीं ना बच्चों, अभी कॉन्ट्रैक्ट अब होगा नहीं, कैंसिल हो गया। तो आपको मिला हुआ बेनिफिट आप रख सकते हैं क्या इसमें, इस केस में रख सकते हैं क्या? यस, दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। यानी बच्चों अब तक हम जो पढ़ रहे थे आपको लगता नहीं उसका एक्सेप्शनल केस है ये? यानी बच्चों honest deposit is not benefit received under the contract. Try to understand. It was not benefit received under the contract. In fact, it was a confirmation money received. It was a money received for confirming the contract. 1 महीना आपने मुझे रोक के रखा है, यानी मैंने 1 महीना किसी को बेचा नहीं जमीन, क्यों? तो आप खरीदने वाले थे। जब आप कैंसिल कर रहे हैं तो मैं आपको 1 लाख रुपया नहीं दूंगा। यानी बच्चों यहाँ पर जमीन खरीदने वाला 1 लाख रुपया अपना टोकन मनी वापस नहीं ले सकता, भूल जाने का उसने। यानी बच्चों हम जो पढ़ रहे हैं सेक्शन 65 उसका एक्सेप्शनल केस हो गया कि नहीं ये? क्या बोलते हो? बाकी सब जगह हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने के बाद बेनिफिट रिस्टोर बैक करना पड़ेगा, लेकिन इस केस में नहीं करने का, क्योंकि ये बेनिफिट था ही नहीं। लॉ इसको बेनिफिट मानता ही नहीं। लॉ बोलता है ये ऑनेस्ट डिपॉजिट था, कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करने का पैसा था ये। ओके, सो बच्चों मैं तीसरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ। मुझे लग रहा है कि आपको अभी समझ में आना चाहिए। इफ आई रीड दैट पार्ट, देखो मैं आराम से पढ़ता हूँ बच्चों, क्लियर हो रहा है कि नहीं बताना मुझे। The act requires that party must give back
whatever he has received under the contract. सेक्शन 65 का लैंग्वेज अगर हम स्ट्रिक्टली पढ़े तो यही मतलब निकलता है कि आपको जो भी बेनिफिट मिला है, जो भी मिला है, वो आप वापस कर दो. The benefit to be restored under this section must be benefit received under the contract and not any other amount. अब ये बताने के लिए बच्चों उन्होंने एग्जाम्पल दिया है. देखो जो मेरा एग्जाम्पल जैसा है, A agrees to sell land to B for ₹4 lakhs. A ने एग्री किया B को लैंड बेचने का 4 लाख रुपए में. तो B ने क्या किया, B pays to A कितना 4 लाख लिखा है कि 40,000 लिखा है? हाँ, B pays to A 40,000 as deposit. बच्चों as a deposit at the time of contract. एंड बच्चों इसी डिपॉजिट को आपने क्या नाम लिखा था अभी, अर्नेस्ट डिपॉजिट. इसी को हम अर्नेस्ट डिपॉजिट कहते हैं, टोकन मनी, टोकन. द अमाउंट टू बी फॉरफिटेड बाय ए इफ बी डज नॉट कंप्लीट द सेल विद इन स्पेसिफाइड पीरियड. कितना क्लियर कट लिखा है देखो. 40,000 मिस्टर ए फॉरफिट कर लेगा. फॉरफिट समझते हो ना? फॉरफिट समझते हो ना? अपने पास रख लेना. यस. यहाँ ए 40,000 अपने पास रखेगा अगर बी ने अपना सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया विद इन स्पेसिफाइड पीरियड को. और बच्चों हुआ भी वही देखो, बी फेल्स टू कंप्लीट द सेल विद इन स्पेसिफाइड पीरियड नॉर इज ही रेडी एंड विलिंग टू कंप्लीट द सेल विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड. अब यहाँ ए क्या करेगा, जिसको 40,000 मिला है, ए क्या करेगा, ए इज एंटाइटल्ड टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. ये देखेगा बी रेडी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए, तो ये अपने तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा एंड रिटेन द डिपॉजिट. बच्चों रिटेन लिखा है कि रिटर्न लिखा है? रिटेन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रिटेन? मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूँ. क्या हुआ, नहीं समझ रहे? रिटेन मतलब क्या? नहीं, रिटेन मतलब अपने पास ही रखना. ए विल नॉट रिफंड इट, ए विल कीप दैट मनी विथ हिमसेल्फ. अपने पास रखेगा, वो वापस देगा नहीं. तो क्या यहाँ सेक्शन 65 लागू हो जाएगा क्या? बी क्या केस करेगा क्या एक के ऊपर, अरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, तुम वापस दे दो मेरा पैसा, सेक्शन 65 बोलता है. तो यहाँ ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि डिपॉजिट इज नॉट बेनिफिट रिसीव्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 65 क्या कहता है, ओनली बेनिफिट रिसीव्ड इज रिस्टोर्ड बैक एंड ऑनेस्ट डिपॉजिट इज नॉट बेनिफिट. इज दैट ओके? मैं आगे कंप्लीट करता हूँ. The deposit is not benefit received under the contract. It is the security that purchaser would fulfill his contract and ancillary to the contract for sale of the land. But that was an exceptional case. After reading two important examples, the third example gives you an exceptional case. हर वो पैसा जो आपको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिलता है वो रिस्टोर बैक होगा ही आफ्टर कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा जरूरी नहीं है. इसके लिए ऑलवेज यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड अर्नेस्ट डिपॉजिट, टोकन मनी. टोकन मनी कभी भी वापस नहीं होता है. यू कैन आस्क योर पेरेंट्स ऑल्सो, उन्होंने किसी को टोकन दिया होगा या टोकन मनी मिला होगा एंड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ होगा, तो सामने वाला ना तो ये देगा वापस, ना आप उसको वापस दोगे. व्यवहार है ये. सुने क्या सब लोग? कैन आई अज्यूम क्लियर? यस, ओके. तो लेट्स स्टार्ट बच्चों. नेक्स्ट जो दो पॉइंट है
स्पेशली 66। बच्चों इसके लिए आपको वापस यूनिट नंबर 1 में जाना पड़ेगा। अच्छा, आपको याद है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन पढ़ा था कि नहीं हमने? When we say communication of offer is complete, when only when it's come to the knowledge of the offeree. When we say communication of revocation is complete, सारा लॉ पढ़ा था कि नहीं हमने? बच्चों यहाँ पर भी वही है, अगर कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है, मान लो मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूँ, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, रिसाइन कर दिया, इसको मैंने सामने वाले को कम्युनिकेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मान लो किसी कारण अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देता हूँ, तो मेरा रिसीशन किया गया कॉन्ट्रैक्ट का सामने वाले को बताना जरूरी है कि नहीं मैंने? तो उसको कैसे पता चलेगा गिरीश ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया? और शादी करने गया मैं घोड़ी पे चढ़ के, है कि नहीं, वहां पर बारातियों को लेकर, एंड उधर पता चला कि वो जो लड़की शादी करना चाहती है वो नहीं करना चाहती मेरे से,